So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है उसके चैप्टर 8 के बारे में, जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसको लिखा है डोरोथी एल सेयर्स ने। जैसा कि इसका टाइटल है वो सब कुछ क्लियर कर रहा है कि यस, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि जो प्रेस है ना, जो आप मीन्स जो प्रेस है उसको कितनी आज़ादी मिली हुई है, कितना वो अच्छे से जो उसको अधिकार मिले हुए हैं उसको वो फॉलो करता है, या फिर वो क्या गलतियां कर रहा है, क्या उसका अपने जो उसको शक्तियां मिली हुई हैं, जो अथॉरिटी मिले हैं उसका अच्छे से उपयोग कर रहा है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ों पे इन्होंने इस पे गौर किया है, इस पे रोशनी डाली है डॉर्थी एल शेयर्स ने। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं आराम से। इस चैप्टर का जो लेखक हैं, जो लेखिका है उनको पहले उनके बारे में जान लेते हैं। और एक चैप्टर नहीं, ये एक ऐसे है, राइट। तो आगे देखते हैं। लिखा है डॉरोथी एल सेयर्स के बारे में कि सी वॉज एन एसेइस्ट, है ना, प्ले राइट, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, वॉज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड। कहा जा रहा है कि वो एक एसेइस्ट रह चुकी हैं, नाटककार भी रह चुकी हैं, कविता भी लिखती थी और बहुत सारे डिटेक्टिव फिक्शन कहानियाँ भी लिख चुकी हैं। और उनकी जो पढ़ाई हुई है वो समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई है। अब बात करते हैं कि इन 1950, है ना, इन 1915 सेयर्स, है ना, बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो 1915 में वो पहली महिला बनी जो कि ग्रेजुएट हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट्स। तो ये उनके पब्लिश किए गए जो कार्य हैं, यानी कि जो किताबें हैं कह सकते हैं, वो उनके कुछ नाम थे, आपको याद करना चाहिए। ये सब चीज़ें क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सी हैज़ एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन एंड पब्लिश्ड अ कॉम्पिटेंट वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्मो। तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने ये जो ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन है इसको एडिट किया था, और साथ ही साथ उन्होंने सक्षम पद अनुवाद भी किया है इन्फर्नो का। तो मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इन्फर्नो एक बहुत फेमस कह सकते हैं बुक थी जिसको उन्होंने लिखी है, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है ना, सक्षम तरीके से। आगे है कि इन द ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो ऐसे है हाउ फ्री इज द प्रेस, सी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो इस ऐसे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने अपनी ये क्लैरिटी को जाहिर किया है कि भाई जो हम सोचते हैं, हमारी जो सोच है, जो थॉट है, उसके क्लैरिटी को दिखाया है कि टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट, ताकि वो ये बता सकें कि जो प्रेस है वो अगर मिस रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना, कि तो वो कैसे कर रहे हैं, और या फिर ऐसा तो नहीं कि ये जो रिपोर्टिंग हो रही है प्रेस के द्वारा, वो अपने आज़ादी जो उनको मिली हुई है, जो स्वतंत्रता मिली हुई कि हाँ वो ये छाप सकते हैं, वो छाप सकते हैं, उसका वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ तो नहीं कर रहे ना। तो ये सारी चीज़ों पे वो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को, है ना, इस ऐसे को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्टेंजा है इसका, फर्स्ट पैराग्राफ है that without a free press there can be no free people is a thing that all free people take for granted. We need not to discuss it. तो कहा जा रहा है कि यह कि बिना स्वतंत्र समाचार पत्रों के, कहने का मतलब क्या है, जो मतलब हमने ये सोच रखा है कि जो हमारे समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो बहुत ही स्वतंत्र हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर इन सब के बिना, है ना, जो लोग स्वतंत्र नहीं रह सकते, है ना, समाचार पत्र अगर स्वतंत्र नहीं होंगे तो लोग भी स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। ऐसी बात है कि अगर ऐसी बात अगर हम नहीं मानते हैं, तो जिस तरीके से सभी स्वतंत्र लोग मान के चलते हैं, तो अगर वो बात हम मान लेते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड, वी नीड नॉट डिस्कस इट, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। ये जो बात चल रही है उस समय जब ये कहानी लेखिका जो है लेख लिख रही थी, है ना,
तो उस दौरान वॉर का टाइम था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो बोलती हैं। और ना ही हमें इस समय पर, जिस समय वॉर चल रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, डिस्कस द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस, कि कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस प्रेस के ऊपर डाली गई हैं, उसके बारे में हमें अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। और ना ही ये जो पहली लाइन उन्होंने बोली थी कि हमें ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि जिस तरीके से अभी स्वतंत्र लोग मानकर चलते हैं, उस तरीके से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पेपर है वो भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। देखिए अभी बात थोड़ी सी चेंज हो चुकी है और यहाँ पे बोला जा रहा है वॉर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो युद्ध हुआ था उस टाइम को ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि एट सच टाइम, इन समयों में, है ना, ऑल लिबर्टीज, जितनी भी आज़ादी होती हैं, हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, उन सब पे पाबंदियाँ लगा दी जाती है। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। और इसके बारे में लोगों को कहा जाता है कि जब भी अगर आज़ादी आ जाएगी तो ये जो शांति है वो बहाल हो जाएगी, ठीक है। इन द मीन टाइम इट मे बी होलसम टू कंसिडर वॉट दैट फ्रीडम इज एंड हाउ फार इट इज़ ट्रूली डिजायरेबल। इसी दरमियान, है ना, ऐसे समय में जो जो स्वतंत्रताएं लोगों को मिली रहती है उसको जिसकी ज़रूरत है उसको सीमित कर दिया जाता है इन सब समयों में, है ना। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, एक तरीके से कोई आज़ादी नहीं रहती इस समय, है ना। और इवन ए मेयर फ्रीडम टू टायरेनीज, फॉर tyranny is in fact uncontrolled freedom of one man on one gang to impose its will on the world। सबसे पहले समझेंगे टिरेनी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरीके से तानाशाह की ज़िंदगी जी जाती है, यानी कि एक इंसान या फिर एक गैंग ऑफ, मतलब एक ग्रुप ऑफ कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो अपनी विल्स को, अपनी इच्छाओं को पूरे वर्ल्ड पे, पूरे देश पे अगर बात मनवाते हैं, सो दैट इज़ नोन एज टिरेनी। और ये इसको निरंकुशता बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, यानी कि अगर वॉर वगैरह चल रहा है तो उस टाइम पे कोई भी आज़ादी नहीं मिलती है। और इवन अ मियर फ्रीडम टू टिरेनीज फॉर, मतलब, और यहाँ तक कि जो निरंकुशता है, राइट, उस पर भी लगाम लगा दी जाती है, ठीक है। या फिर यूं कहें कि जो निरंकुशता है ना, उसी की स्वतंत्रता है, यानी कि बस टिरेनी जो राज कर रहा है वही स्वतंत्र है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, अब बात आती है प्रेस की आज़ादी के ऊपर, कि जब हम बात करते हैं प्रेस की आज़ादी के ऊपर, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। तो हम अक्सर ये समझते हैं कि हाँ, इसकी जो आज़ादी है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है और बहुत ही टेक्निकल है, कहने का मतलब है तकनीकी है, राइट। नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शंस और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, जब भी सरकार की इस पे बहुत सारे निर्देश दिए गए होते हैं, उनके अंडर ही ये काम करता है ना। निरीक्षण किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हाँ भाई, वो ये छाप सकता है, वो ये छाप सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि हाँ यार, उस पर बहुत सारा प्रेस पे दबाव है सरकार की तरफ से, सेंसरशिप की तरफ से। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। अगर इस मामले में देखा जाए तो जो ब्रिटिश प्रेस है वो सामान्य परिस्थितियों में मतलब बिल्कुल सिंगुलरली तरीके से वर्क करता है, अनुपम ढंग से वर्क करता है, स्वतंत्र रूप से। इन इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल करेक्टर ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए क्या क्या कर सकता है ब्रिटिश जो पेपर है, प्रेस है, वो क्या क्या कर सकता है कि इट कैन अटैक द पॉलिसी, यह जो है जो नीतियाँ हैं, है ना, और पॉलिटिकल करेक्टर्स हैं मिनिस्टर्स की, उस पर अटैक कर सकता है। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, जो फॉरेन डिप्लोमेसी, जो विदेशी कूटनीतियाँ हैं, उसके सूक्ष्म तंत्र में भी हस्तक्षेप कर सकता है ना। कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ तक कि आपको संविधान को उलट पुलट करने के लिए अभियान भी बहुत सारे कर सकता है, राइट। इंसाइट सिटीजन्स टू डिसकंटेंट एंड रिवेलियन, यहाँ तक कि लोगों को मतलब जो असंतोष हो रहा है, राइट, उसके लिए विद्रोह पैदा करने के लिए नागरिकों को उकसा भी सकता है, ठीक है। एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फॉर्मेट ग्रीवेंसेस, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों का भंडाफोड़ भी कर सकता है ना, और नाराज़गी भड़का सकता है, ठीक है। एंड जनरली हैरी एंड बिलेबर द सर्वेंट ऑफ द स्टेट, और यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों की निंदा कर सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को परेशान भी कर सकता है, विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, और वो ये पूरी आज़ादी से कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानिए, ये कहाँ के बारे में था, ये ब्रिटिश प्रेस के बारे में था।
On occasion, it can become a weapon to coerce the government to conform to what it asserts to be the will of the people. और इसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी यह सरकार को उसके अनुवर्ती होने के लिए बाध्य करने का हथियार बन जाता है, जो कि ये दावा करता है कि लोगों की यही इच्छा है। ठीक है, आगे देखिए। सो फार दिस इज ऑल टू द गुड, मतलब यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है। ओकेजनली दिस फ्रीडम मे प्रोड्यूस डिजास्टर्स हेजिटेशन एंड इनकन्सिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी। कभी कभी तो मतलब ऐसा हो जाता है कि स्वतंत्रता के फलस्वरूप जो सार्वजनिक नीतियां हैं उनमें अनर्थकारी गतिरोध पैदा कर देता है, असंगतियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एक्सिक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आसानी से बहुत स्विफ्ट मतलब बड़े प्यार से जो चीज़ें कैरी आउट हो रही थी, है ना, उन सब में बाधा आने लगती है। उपायों को शीघ्रता से लागू करने में बाधा पड़ने की संभावना हो जाती है, राइट। बट जनरली स्पीकिंग it works to secure and sustain that central doctrine of democracy as we understand it, that the state is not the master but the servant of the people. लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो ये एक तरीके से प्रजातंत्र के बहुत सारे केंद्रीय सिद्धांत हैं को, जिसको हम समझते हैं कि सरकार लोगों की वो सबका हेड है ना। बहुत सारे सिद्धांत जो हैं वो सरकार की एक तरीके से क्या है, उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी यानी स्वामिनी है, बल्कि होता क्या है कि उसे सुरक्षित स्थायी रखने के लिए ये कार्य कर रहा है। हमारा मतलब कॉन्सेप्ट फिर से चेंज हो जाता है, राइट। तो एक तरीके से अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये जो आज़ादी है पेपर की, न्यूज़पेपर की, वो कभी जैसे ब्रिटिश प्रेस में हमने देखा कि वहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, उसको बहुत सारी अथॉरिटी मिली है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये बहुत से डिज़ास्टर्स चीज़ें भी पैदा कर सकता है। फिर हम ये भी कह रहे हैं कि हाँ, उसे मतलब ये एक तरीके से सुरक्षित रखने का काम भी कर रहा है सरकार की बहुत सारे नीतियों को। तो आगे हम और भी सारी चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे कि है 4th पैराग्राफ में कि द प्रेस एज अ होल एंड इन दिस टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस इज दस प्रिटी फ्री इन ए पीसफुल ब्रिटेन। अब कहा जा रहा है कि इस तकनीकी और सीमित अर्थ में शांतिपूर्ण ब्रिटेन में प्रेस काफ़ी हद तक स्वतंत्र है। ठीक है, ब्रिटेन में काफ़ी हद तक स्वतंत्र है। देर इज़ नो शेड ऑफ पोलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट समहाउ कॉन्ट्राइव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। और देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जो ये राजनीतिक विचारधारा है, इसका कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो कि किसी न किसी ढंग से व्यक्त होने में सफल ना हो सकता है ना। बट इफ़ वी गो ऑन टू इमेजिन दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस एंजॉय द लार्जर लिबर्टी ऑफ बीइंग ए फोरम पब्लिक ओपिनियन, वी आर ग्रेवली मिस्टेकन। मतलब बोला जा रहा है कि अगर ऐसा हम कल्पना करने लगते हैं, अगर हम ऐसा सोचने लगते हैं कि प्रेस का कोई एक अहम भाग, मतलब हो सकता है कि कोई एक ऑर्गन ऐसा है प्रेस का जो कि मतलब ज़्यादा लिबर्टी, उसको ज़्यादा आज़ादी मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इस तरीके से एक तरीके से भूल कर रहे हैं, है ना। वी आर मिस्टेकन, हम गलत काम कर रहे हैं, मतलब हम गलत सोच रहे हैं एक तरीके से। एवरी न्यूज़पेपर इज सैकल टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलोड्स। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक न्यूज़पेपर होता है ना, उस पर बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। ठीक है, उस सैकल्ड का मतलब होता है बंधा होना, राइट। और ओवरलोड मतलब अधिपत्य, यानी कि उस पर बहुत सारे उसके मालिक की बात की जा रही, लॉर्ड्स। तो जो न्यूज़पेपर है वो बहुत सारी चीज़ों से बंधा हुआ रहता है, उस पर बहुत सारे कठोर नियम होते हैं। और एंड इन इट्स टर्न, like the unmerciful servant, exercises a powerful bondage upon its readers and on the public generally। और इसी वजह से होता है क्या है कि जब उसका मालिक ही उस पर बहुत सारे नियम कानून लगा के रखा है, तो इसी वजह से हम जो रीडर हैं, हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम पाठकों पे निर्दयता पूर्वक एक तरीके से बर्ताव होता है कि वो एक सशक्त बंधन लागू कर देता है हमारे ऊपर, राइट। इंडीड we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन है ना ऑन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों की जो राय है उसके ऊपर जो हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन है, इज़ नॉट द ऑफिशियल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। ये प्रेस का ऑफिशियल सेंसरशिप का नहीं है, बट द अनऑफिशियल सेंसरशिप का है। प्रेस के द्वारा एक सरकारी होता है और एक होता है गैर सरकारी सेंसर। तो गैर सरकारी जो सेंसर है
उसके द्वारा लगाया गया बहुत सारा बर्डन है हमारे जनमत के ऊपर, कह सकते हैं, है ना, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा आसान भाषा में कि जो चीज़ें, जो नियम अपना सरकार लगाती है प्रेस के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा नियम अखबार का जो मालिक होता है ना वो लगाता है। उसको हम गैर सरकारी बोलेंगे, क्योंकि सरकार लगा रही है तो सरकारी नियम हो गए, और जो चीज़ें, जो नियम कानून, जो बाउंडेशन प्रेस का मालिक खुद लगा रहा है, दैट इज़ गैर सरकारी, दैट इज ओके। आगे देखिए, तो वो मतलब ज़्यादा है, एक तरीके से लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कौन, गैर सरकारी वाला नियम। अभी कैसे, अभी हम देख लेते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाई टू चीफ फैक्टर। जो किसी भी बहुत सारा फेमस समाचार पत्र है ना, लोकप्रिय जो समाचार पत्र हैं, उनका जो एडिटोरियल होता है, यानी कि उसका जो संपादकीय नीति होती है, वो दो मुख्य कारणों से नियंत्रित होती है, ठीक है, टू चीफ फैक्टर्स। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर फ्रॉम whom इट गेट्स द मनी विच इनेबल इट टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन। तो कहा जा रहा है कि मतलब उसका संपादकीय इतना अच्छा क्यों होता है ना, कोई फेमस पेपर है वो इतना फेमस क्यों है, तो रीज़न उसका ये है, देखिए अब समझ में आएगा आपको। जो एडवर्टाइजर्स हैं, यानी कि जो उसमें ऐड देते हैं, प्रचार कराते हैं अपना, आप नोटिस करते हो कि हर पेपर के फर्स्ट पेज पे या फिर जितने भी पेजेस होते हैं उस पर आपको न्यूज़पेपर्स में आपको एड्स मिलेंगे, कहीं कुछ ब्रांडेड चीज़ों का ऐड मिलेगा, कहीं इंस्टीट्यूट्स का ऐड मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों के एड्स मिलते हैं। तो ये जो ऐड वाले हैं ना, ये मालिक को, यानी कि प्रेस के मालिक को पैसे देते हैं ताकि उनका प्रचार हो सके बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो पहला फैक्टर है वो ये है कि वो जो पत्रकार हैं, वो जो पत्रकार मतलब जो न्यूज़पेपर का मालिक है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे प्राप्त करता है ना, किसके द्वारा, एडवर्टाइजर्स के द्वारा, ताकि उसका लार्ज सर्कुलेशन हो सके, यानी कि उसका पैसा लेकर ही अपना वो एक तरीके से लंबा चौड़ा एरिया क्रिएट कर रहा है ना, बहुत बड़ा अपना एक तरीके से साम्राज्य खड़ा कर रहा है न्यूज़पेपर वाला। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी। कहा जा रहा है ना कि जो नो वाइडली सर्कुलेटेड, जो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स होते हैं, बहुत बृहद पैमाने पे जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं पब्लिक पॉलिसी, सरकार के द्वारा नीति जो लगाई जाती है उन सब की चीज़ों का वो समर्थन ही नहीं करते हैं, है ना। हाउएवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, भले ही कितना ही सरकार के हित में हो, यानी कि भले ही कितना राष्ट्रीय हित में हो कोई सारी पॉलिसीज़, उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर। मतलब ऐसे कुछ नियम्स होते हैं, है ना, कुछ नियम होते हैं ऐसे जो कि एडवर्टाइज़र, जैसे मान लीजिए एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में एक ऐड लगा, मान लीजिए ए नाम की कंपनी का ऐड लगा, तो इस ए नाम की कंपनी का जो ऐड लगा है उसके खिलाफ, मतलब वो अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाल दी कि हाँ भाई ये ए नाम की जो कंपनी है ये इस कुछ नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो इसको हमें नहीं छापना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है ना, उन सब चीज़ों को समर्थन नहीं करता है पेपर, लेकिन हम तो अंधाधुन उस पर विश्वास किए जा रहे हैं। वो क्या करता है, इन्हीं सारी चीज़ों को मतलब दूसरे ढंग से पब्लिश कर देता है, ठीक है। दैट माइट कन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर, यानी कि एडवर्टाइजर्स के जो भी पोस्ट हैं उनसे अगर मान लो भले ही सरकार का कुछ ऐसे नियम कानून आए जो कि कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, है ना, माने भिड़ रहे हैं, वो अपोज कर रहा है, तो उस समय पेपर वाले जो हैं वो एडवर्टाइजर के साथ जाएंगे, ना कि सरकार के साथ, क्योंकि भाई उसी से उनका बहुत वर्चस्व बन रहा है, पैसे कमाई हो रही बहुत ज़्यादा, राइट। Thus, any proposal to control the marketing of branded goods will be violently opposed on the loftiest hygienic ground by the papers that carry the branded advertising. तो कहा जा रहा है कि इसीलिए जितने भी प्रपोजल सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं कि जो ब्रांडेड गुड्स हैं उनको कंट्रोल करो, उनकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, उसको वायलेंटली अपोज करते हैं कौन, जो अखबार वाले होते हैं। ऑन द लॉफ्टिएस्ट हाइजीनिक ग्राउंड्स, मतलब वो क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सेहत के लिए अच्छा है, ऐसा करके, मतलब उसको अपोज नहीं करते हैं। कुल मिला के बात यही है, क्योंकि अगर वो अपोज करेंगे तो वो एडवर्टीजमेंट जो है उससे कट जाएगी और उसका उनको सेल्स नहीं मिलेगा, उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, राइट। तो वो क्या करते हैं, इस वजह से उसको वॉलेंटली अपोज करते हैं।
On the other hand, any product that refuses to pay the high advertising rates of a powerful nation organ will be denounced. अब देखिए उसी तरह देखा जाए तो दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर दूसरे हाथ पे देखें तो हमें ये मिलता है कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो इनकी न्यूज़पेपर वालों की जो एडवर्टाइजिंग रेट्स है उनको पे करने में मना करता है। मान लो वो कहता है एक कंपनी आई कि मुझे ऐड करवाना है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हमें हमारी ये रेट है, और वो रेट वो देने में सक्षम नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट वाले पर्सन को क्या करते हैं, डिनाउंस्ड, यानी कि उसका विरोध किया जाता है एक तरीके से, उसको मतलब पूरी तरीके से स्मैश कर दिया जाता है, उसको मार्केट से निकाल दिया जाता है, उससे तोड़ फोड़ कर उसकी निंदा की जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब, और ये किस बेसिस पे करते हैं कि उनका ये जो प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ऐसा करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट। ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल सिंस मतलब ये सब बातें तो समझी जा सकती है ना। Since a big circulation spells bankruptcy if the paper has to be depend on itself for its revenue, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मतलब ये सब चीज़ समझा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर जो पेपर है, न्यूज़पेपर वाले हैं, अगर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएं कि भाई हमारा पेपर बिकेगा तभी हम उससे जो पेपर की कमाई होगी, जो बिकनेस होगी, तो उस पर अगर डिपेंड होने लगे तो सच में उनका दिवालिया निकल जाएगा। बैंक्रप्सी मतलब दिवालिया निकल जाएगा। जो अपना अगर वो पेपर के रेवेन्यू पे डिपेंड करने लगे, रेवेन्यू मतलब जो भी उनकी आमद हो रही है, जो भी उनकी आमदनी हो रही है, बस अगर सेल्स पे डिपेंड हो जाए ना तो उनके लिए दिवालिया हो जाएगा। तो वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं, वो एडवर्टीज़मेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आधी कमाई, आधी से मतलब बहुत ज़्यादा कमाई उनको वहीं से आ रही है ऐड करने से। एवरी न्यूज़ पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल है ना परकैरियस बैलेंस। कहा जा रहा है जो हर एक न्यूज़पेपर होता है ना, वो एक तरीके से अनिश्चित संतुलन में रहता है, हमेशा निरंतर, हमेशा ही वो उसमें असंतुलन बना रहता है ना। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स। जाहिर सी बात है, अगर अपना पेपर जो है, मान लीजिए आपका ए नाम का पेपर है, वो पेपर ज़्यादा तादाद में अगर उसकी बिक्री शुरू हो गई, तभी तो वो अपने रेट्स हाई करेगा, एडवर्टाइजिंग के रेट्स तभी हाई करेगा ना, क्या, ताकि उसका पैमाना बढ़ रहा है, वो अपने बहुत सारे यूजर्स तक पहुंच रहा है, इस वजह से वो अपनी डिमांड भी बढ़ाएगा कि हाँ, पहले मैं लेट सपोज 100 रुपये लेता था, तो अब मैं उससे बहुत ज़्यादा लूँगा, राइट, एडवर्टाइज करने के लिए, राइट, एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स। तो वही कहा जा रहा है कि ये असंतुलन बना रहता है, और कहा जा रहा है कि अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने एडवर्टाइजिंग रेट्स को बढ़ाने के लिए अपने सेल्स को वो बढ़ाते हैं। एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स, अगर उनको सेल्स बढ़ाना है, इट मस्ट सेल इट सेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सेल्स बढ़ाने के लिए भाई जितने दाम में वो पैदा कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं पेपर का, उससे बहुत कम दर में बेचना होगा, ताकि सभी लोगों को फिजिबल हो, है ना। बट इट but if it sells more copies then its advertising will pay for it faces financial disaster। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मान लीजिए एक पेपर का दाम जो जेन्युइन बताया जाता है कि एक पेपर की जो कॉस्टिंग पड़ती है अगर छापने की, तो लगभग अप्रॉक्स अबव 20 रुपीज़ पड़ती है, मोटा मोटी। तो अगर ये दाम है, अगर इस दाम पे पेपर बिकना शुरू हो जाए, तब तो भाई न्यूज़पेपर को कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो एडवर्टाइज के बिना भी चला लेंगे। बट ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, वो दाम कम करते हैं, जैसे हमें 4-5 रुपये में पेपर मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो आपको जो पेपर है उसका दाम अगर 20-25 रुपये है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन आपको वो 4-5 रुपये में इसलिए मिल रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि जो आपको ऐड वाले लोग आके ऐड करवा रहे हैं, वो लोग इनफ पैसा देते हैं ताकि उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाए प्रेस वालों का, और इसी वजह से वो कॉस्ट कटिंग करके पेपर को कम दामों पे बेचते हैं, और ताकि सबको फिजिबल रेट पे मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये असंतुलन बना रहता है प्रेस के फील्ड में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर पेपर वालों को अपना सेल्स बढ़ाना है ना, इंक्रीज इट सेल्स, इट मस्ट सेल फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन रेट से भी बहुत कम दाम पे बेचना पड़ेगा। बट अगर वो ऐसा करते हैं, एक और काम कहा जा रहा है कि अगर, है ना, वे लोग मान लीजिए उनका टारगेट था कि वो 1000
पेपर को बेचना है और उतने ही पेपर के उन्होंने एडवर्टीजमेंट के पैसे लिए हैं। लेकिन अब इतना भी उनका सेल होने लगा कि 1000 से ज़्यादा कॉपीज़ उनकी बिकने शुरू हो गई, तो उसमें भी उनको घाटा ही है। क्यों? क्योंकि अब एडवर्टाइज़मेंट के लिए तो उन्होंने बस 1000 का शर्त रखी थी, लेकिन उनका सेल ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, हर समय वहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल डिज़ास्टर लगा रहता है, यानी कि अनिश्चित संतुलन बना रहता है पैसे को लेकर, राइट? Consequently, the more widespread and powerful the organ, the more closely it has to subserve vested interest. तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जितना अधिक फैला हुआ और सशक्त कोई मतलब पेपर है, मुखपत्र है, उतनी ही घनिष्ठता से वो निहित स्वार्थों का सहायक होगा। आगे देखते हैं। दिस मीन दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस इज फार लेस फ्री दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। अब बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है कि आप ये समझ पा रहे हो कि जो सस्ता न्यूज़पेपर है, जो डेली न्यूज़पेपर है, उसमें एड्स बहुत आ रहे हैं। जब एड्स बहुत आ रहे हैं तो आपको वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है, ये भी आपने देखा कि ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, डेली न्यूज़पेपर वाले, ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं किसको? वो प्रेफरेंस देते हैं एड्स वगैरह को, और ना कि सरकारी जो नियम कानून है उसको ज़्यादा समर्थन तो करते नहीं हैं। यानी कि आपको सही न्यूज़ पूरे हद तक नहीं मिल पाएगी। जो जेन्युइन पब्लिक ओपिनियन है वो आपको इन डेली न्यूज़ से नहीं मिल पाएगा, राइट? क्योंकि आप सस्ता दाम दे रहे हो, इस वजह से आपको उस तरीके का क्वालिटी नहीं मिल रहा है। तो कहा जा रहा है कि इट इज़ फार लेस फ्री दैन मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। वीकली और मंथली न्यूज़पेपर भी होते हैं, वीकली और मंथली मैगजीन्स भी होती हैं, जिनमें एड्स बहुत कम होते हैं और वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं पब्लिक ओपिनियंस को। तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ें वहीं से मिलेगी। और इसी वजह से एक चीज़ पे जोर डाला जा रहा है कि विच ड्रॉज अ हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यूज फ्रॉम सेल्स। मतलब ये बताया जा रहा है कि हाँ भाई, ये जो वीकली और मंथली जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स होते हैं, इनका कोई ऐड से लेना देना ज़्यादा नहीं होता है, और इनका जो मेन रेवेन्यू, जो आमदनी होती है, वो सेल्स भी होती है, वो एडवर्टीजमेंट पे नहीं होती है। तो एक बात इस पर निकल कर आ रही है यहाँ पे कि देयरफॉर इट इज़ ओनली द कंपैरेटिवली रिच हु कैन अफोर्ड टू रिवॉर्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो लोग रिच होते हैं वही अच्छे ओपिनियंस के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देकर इन वीकली और मंथली न्यूज़पेपर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से अलग एक ओपिनियन निकल कर आता है कि रिच पर्सन ही सारे रिवॉर्ड्स को परसू कर सकते हैं, राइट? सॉरी। आगे कहा जा रहा है, द सेकेंड चीप सोर्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्स इट। जो दूसरा चीफ सोर्स होता है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का, वो होता है उस इंसान का जो कि न्यूज़पेपर का, उस प्रेस का मालिक है, और कंपनी दैट ओन्स इट, मतलब उस कंपनी को जो वो ओन कर रहा है ना, उसका स्वामित्व तो उसके पास है, उन्हीं के पास से ये चीफ सोर्स आता है रेवेन्यू का, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द पर्सनल एस्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्राइटर। कहा जा रहा है कि इसीलिए इसकी नीति जो है इसके मालिक के व्यक्तिगत द्वेष और उसकी राजनीतिक आकांक्षाओं से ही निर्धारित होती है। द फेल्यूर फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट न्यूज पेपर मैग्नेट टू सिक्योर ए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मे बी द सिग्नल फॉर द अनलिशिंग ऑफ ए वर्लियंट कैंपेन। अब ध्यान से समझने वाला एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जब फेल्योर फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड मे बी द सिग्नल फॉर द अनलिशिंग ऑफ ए वर्लेंट कैंपेन। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक समाचार पत्र का कंपनी है और उसको एक तरीके से कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि सरकार की तरफ से कुछ उसको मिल रहा था, या तो कोई जॉब या फिर उसको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, जिसको किसी मंत्री की वजह से नहीं मिला, है ना, उस मंत्री की वजह से इस न्यूज़पेपर वाली कंपनी को नहीं मिला। तो वो क्या करेगा, इन एवरी ऑर्गन विच ही कंट्रोल्स अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑफ द पार्टी विच हैज डिसअपॉइंटेड इज मेंशन, वो क्या करेगा, वर्युलेंट कैंपेन चलाएगा उसके तहत, ठीक है। उस जो इंसान था, है ना, उसके तहत एक तरीके से विषाक्त अभियान चलाएगा कि भाई आपको हर तरह से, है ना, आपने मुझे असफल होने में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आपने मुझे असफल कर दिया,
आप मंत्री की वजह से, इस वजह से आप क्या करेंगे, वो हर तरीके से आपको आजमाएगा कि वो उसके राजनीतिक दल के विरुद्ध कुछ मुहिम छेड़ देगा, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूज़पेपर में कुछ और पब्लिश करना शुरू कर देगा। तो द पब्लिक नोइंग सॉरी हाँ, द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस बिहाइंड द अटैक। लेकिन जो जनता है वो तो इस बारे में नहीं जानती ना, वो इस अटैक के बारे में नहीं जानती कि भाई आखिर ये तंज क्यों कस रहा है उस पर, ठीक है। And little of the vast network of control which ties up whole groups of the London and provincial prince in the hands of a single man or combine। और ये भी बोला जा रहा है मतलब इनका ग्रुप जो होता है लंदन का और प्रोविंशियल प्रेस का, इन सब के ग्रुप को भी अगर थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है लेकिन फिर भी ये लोगों तक नहीं पहुंच पाती है बात। Sees only the great number of independent organs are united in a single savage and persistent condemnation। मतलब कहा ये जा रहा है कि जो जनता है ना, वो जो जनता है वो इस चीज़ के पीछे के व्यक्तिगत जो आग्रह की गई थी मतलब मंत्री से, उसके बिना जाने या अनजाने में वो क्या करती है, लंदन और उसके आसपास के इलाकों का जो समाचार पत्र तंत्र है एक व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण में है। यह देखती है कि बहुत से स्वतंत्र जो उसके जैसे पेपर्स हैं एक ही के विरुद्ध लगातार निंदा करने में जुट जाते हैं, राइट। मतलब उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है कुल मिला के। अनलेस ही इज़ एक्सेप्शनली shrewd, exceptionally cynical, or exceptionally resolute and independent mind, he can scarcely help being influenced and having his vote influenced, and it is odds that he will never realize the nature of the pressure brought to bear upon him। इसके बाद क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति विशिष्ट रूप से चतुर, विशिष्ट रूप से दोषदर्शी या फिर विशिष्ट रूप से अटल स्वतंत्र विचार वाला ना हो तो वह कठिनाइयों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। उसका जो मत है वो प्रभाव रहित नहीं रह सकता है। और यह विचित्र बात है कि वह जिस प्रकार का दबाव उस पर पड़ा है उसे उसका कभी बोध भी नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने 7th पैराग्राफ तक हमने चैप्टर पढ़ा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।